हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम एमपीपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। मैं ये पूरा लेक्चर लेकर आने वाली हूँ। पूरी आपकी सीरीज रहेगी 2014 से लेके 2020 तक जितने भी आपके मेंस के पेपर हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो सारा डिस्कशन हम यहाँ पे देखेंगे। आज जो आपका डिस्कशन है वो है 2016 का पेपर थर्ड। पहले पेपर 3 जो था वो सिर्फ साइंस वाला पोर्शन नहीं था, उसमें पार्ट ए में साइंस वाला पोर्शन था और जो आपका पार्ट बी था उसमें आपकी इकोनॉमी आती थी। तो पार्ट जो हम ए है वो देख रहे हैं जिसमें साइंस वाला पोर्शन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप जब मेंस की तैयारी करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, उनको सॉल्व करें, क्योंकि वो आपको एक पैटर्न दिखाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 2016 में पहले 3 मार्कर में आपके जो 30 वर्ड्स में आते थे, अब 10 वर्ड्स में वही लिखना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आया था पार्थेनोजेनेसिस। ये क्या होता है? ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब इसमें बोथ पेरेंट्स नहीं चाहिए होते, सिंगल पेरेंट में काम चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या बताया? सबसे पहले तो डेफिनेशन बता दी। ठीक है, डेफिनेशन में क्या हो गया? पार्थेनोजेनेसिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर ये होता कैसे है? तो आपने बताया सेकेंड डेफिनेशन, आपकी सेकेंड लाइन जो है वो क्या होगी? इन विच एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप होता है इनटू अ वायबल ऑफस्प्रिंग, मतलब ये किसी भी पेरेंट्स में हो सकता है डेवलप। फिर तीसरा आपने बताया कि होता किसमें किसमें है। ठीक है, तो ये होता है ऑकर्स नेचुरली इन सम स्पीसीज सच एज सर्टेन रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, जैसे आपका मधुमक्खी में होता है, चींटियों में होता है। तो आपने फिर एग्जाम्पल लिख दिया कि किसमें होता है। तो सबसे पहले 10 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है? डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद किसमें किसमें होता है, पहले तो आपने डेफिनेशन लिख दी, फिर होता किसमें है ये बता दिया, फिर थर्ड आपने उसका एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में लेकर चलना है। ये आपका बायो का जैसा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल। अब देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन जो है ये पीरियोडिक टेबल का आ गया, तो इसमें कैसे लिखेंगे? सबसे वही पहले आप बताएंगे डेफिनेशन कि ये क्या होता है? अरेंजमेंट्स होता है केमिकल जो अपने एलिमेंट्स हैं उनका। तो एक पीरियोडिक टेबल क्या है? टेबुलर अरेंजमेंट है ऑफ अ केमिकल एलिमेंट्स। ठीक है, हमने ये बता दिया कि होता क्या है। फिर क्या बताएंगे? ऑर्गेनाइज किस बेस पे होता है, सेकेंड पॉइंट जो होगा, तो उसमें बताएंगे ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किस बेस पे होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस पे। फिर तीसरा क्या बताएंगे कि यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे फिर थर्ड हमारा आएगा कि यूज कहाँ होता है पीरियोडिक टेबल। ये होता है प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर कैसे होगा वो भी पता कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल को देखकर, उसके एलिमेंट्स को देखकर। ठीक है, तो आपने पीरियोडिक टेबल का सबसे पहले क्या बता दिया? एक तो डेफिनेशन बता दी, पीरियोडिक टेबल क्या है? ये एक अरेंजमेंट है केमिकल एलिमेंट्स का। फिर आपने बता दिया ऑर्गेनाइज किस बेस पे होता है, किस बेस पे होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फिर आपने इसका यूज बता दिया कि हम यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको जो पैटर्न है वो फॉलो करके रखना है पूरे 10 वर्ड्स में। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, कैसे होता है, यूज क्या है उसका, एग्जाम्पल 1-2 लिख दिया। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का आपका क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, इन्वायरमेंट का हो, सब में आपको यही फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये आपका क्वेश्चन है किसका? फिजिक्स का। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो ये क्या है? एक टाइप का आपका फोर्स है। ठीक है, किसमें किसमें लगता है? जो रहता है मैग्नेट में और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? मैग्नेट में मिलेगा और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज में मिलेगा। फिर आप बताएंगे कि ये करता क्या है। ठीक है, ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है अदर मैग्नेट के ऊपर या अदर आपके चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, फिर बताएंगे इसका थर्ड में यूज। यूज कहाँ होता है? यूज होता है जैसे कि आपका मोटर्स हो गया, जनरेटर्स हो गया, इसमें हम मैग्नेट्स यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका फिर यूज हो गया, डेफिनेशन हो गई, उसके बाद बता दिया कि वो काम क्या करता है, फिर उसका यूज बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे, ये फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स टिपिकली इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टिव मटेरियल सच एज वायर।
ठीक है, तो हम सबसे पहले बताएंगे डेफिनेशन कि क्या है। ये है आपका फ्लो ऑफ चार्ज, कंडक्टिंग मटेरियल जैसे हो गया, उसमें आपका फ्लो ऑफ चार्ज है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। फिर मेजर किस में करते हैं, तो आपको पता है करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, तो हमने ये भी बता दिया कि मेजर करते हैं एम्पियर में। फिर उसके बाद इसेंशियल फॉर मेनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, यूज बता रहे हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, आपका फैन हो गया, कूलर हो गया, ठीक है, एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताया, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ कंडक्टिंग वायर। फिर क्या बताया, दूसरी बात बताई हमने कि क्या है, उस मेजर करते हैं एम्पियर में। तीसरी बात बताई हमने कि यूज कहाँ होता है, जैसे कि जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हो गया सारे, ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी, ये आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो गया बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, ठीक है, हम वैरायटी, वैसे भी बायो और डाइवर्सिटी, तो बायो मतलब आपका लाइफ हो गया, लाइफ कितनी डाइवर्स है, तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, ठीक है, ऑन अर्थ एज अ होल। तो ये सारी चीजें मैंने मतलब थोड़ा सा बढ़ा के इसलिए भी लिख दिया कि आपको समझ में अच्छे से आए, नहीं तो आप इतने में भी डेफिनेशन खत्म कर सकते हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, ठीक है। फिर इसमें हमने बायोडाइवर्सिटी का टाइप बता दिया कि कितने कितने टाइप के होते हैं या क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें। तो क्या होता है, एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्लूड होती है, दूसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, और तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। तो बायोडाइवर्सिटी आपका वो 3 टाइप का डाइवर्सिटी इंक्लूड करता है, स्पीसीज, जेनेटिक और आपका इकोसिस्टम, ठीक है। फिर हमने इसका यूज बता दिया, यूज आपको मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं कि बायोडाइवर्सिटी का क्या यूज है, तो हम बताएंगे इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी प्लैनेट, ये यूज ही हो गया आपका, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन बता दी, उसका प्रकार बता दिया और फिर बता दिया कि क्यों जरूरी है, ठीक है। ये ऐसे आपको हर एक पैटर्न फॉलो करना है 10 वर्ड्स में। नेक्स्ट देखते हैं पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो पोर्शन है वहां से आया है क्वेश्चन, ठीक है। पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देख ही रहे हैं 2016 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी पेटेंट। तो पेटेंट क्या है, एक आपको ये लीगल राइट दिया जाता है, किसको, इन्वेंटर को, वो भी कुछ टाइम के लिए। तो पेटेंट क्या है, पेटेंट इज अ लीगल राइट ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये भी है कि इन्वेंटर को दिया जाता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा के लिए नहीं रहता है। फिर क्या बताना है कि ये करता क्या है, तो प्रिवेंट करता है अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन विदाउट परमिशन, ठीक है, मतलब ये लीगल राइट देता है इन्वेंटर को, तो दूसरों को क्या है, प्रिवेंट करता है मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन विदाउट परमिशन, ठीक है। थर्ड बताएंगे कि ये इसका यूज क्या है, ठीक है, तो यूज क्या है, ये इनकरेज करता है इनोवेशन एंड प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3। सबसे पहले लीगल राइट है, इन्वेंटर को दिया गया है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है अदर्स को कि वो बना, मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन विदाउट परमिशन। फिर तीसरा क्या हो गया, ये इनकरेज करता है इनोवेशन को और प्रोटेक्ट करता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जीपीएस। अच्छा, आप देख रहे होंगे 2016 में जब यूनिट वाइज डिवाइडेड नहीं था, तब भी जितने भी क्वेश्चन आप अभी तक देख रहे हैं वो सारे के सारे अभी स्पेसिफिक किसी न किसी यूनिट में हैं, 10 यूनिट में से साइंस के, ठीक है। फिजिक्स भी पूछा गया है, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आएगा, बायो का भी आ गया, और फिर आप देखेंगे कि इकोसिस्टम वाला पोर्शन भी आ गया, उसके अलावा ये जीपीएस वाला भी पोर्शन आ गया, पेटेंट भी आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी अलग अलग यूनिट में डिवाइडेड हैं, ये पहले भी थे, बस स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, अलग अलग यूनिट में। तो वो सारे का सारा कहीं ना कहीं सेम ही है, कुछ नई चीजें हैं। आप देखेंगे मैथ्स का भी क्वेश्चन है इसमें अभी। जीपीएस का सबसे पहले अब तो फुल फॉर्म ही बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ जीपीएस लिखा हुआ था, तो सबसे पहले फुल फॉर्म बताएंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। फिर ये करता क्या है, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है दैट प्रोवाइड्स लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फुल फॉर्म बताया, जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, करता क्या है, ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है लोकेशन एंड टाइम डेटा, ठीक है। वर्क करता है बाय यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट एंड ग्राउंड बेस्ड रिसीवर, ठीक है। आपका सैटेलाइट है, ग्राउंड बेस्ड रिसीवर है, यहाँ से हम मतलब सैटेलाइट भेजती है डेटा और रिसीवर रिसीव करता है। तो ये हो गया आपका पूरा सिस्टम जीपीएस का। हमें यूज क्यों कर रहे होते हैं हम, लोकेशन और टाइम पता करने के लिए, ठीक है।
और यहाँ पे फिर आपको थर्ड बताना है यूज। यूज होता है फॉर नेविगेशन एंड ट्रैकिंग, ठीक है। अभी वैसे भी आप जीपीएस यूज करते हैं ट्रैकिंग के लिए भी, नेविगेशन के लिए भी, कहाँ जाना है कैसे जाना है, तो यही आपका सारा जीपीएस में। अच्छा, जीपीएस में और सारी चीजें हैं, कैसे वर्क करता है, तो आप जब उसका सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में काफी डिटेल में लिखा हुआ है, तो इसके बारे में और सारा डिटेल आपको पढ़ना है, जो कि आपके 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, और बहुत डिटेल में गया तो 11 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले तो क्या बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड एंगल्स। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन बता दी कि मेंसुरेशन होता क्या है। ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डील करती है ज्योमेट्रिक शेप से, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। फिर हमने इसका यूज बता दिया सीधे सीधे कि यूज किस में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, ठीक है, इंजीनियरिंग में हो रहा है, डिजाइन, आर्ट, इन सारी चीजों में हम यूज कर रहे हैं इसका। तो आपने यूज बता दिया, डेफिनेशन बता दी, और 10 शब्दों में लिखने के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा आप लिख भी नहीं पाएंगे, तो मैंने इसलिए ज्यादा बहुत लिमिटेड शब्द रखे हैं, और समझाने के लिए ये पूरा रखा है। मतलब आप मेंसुरेशन, इज, द, ये सारी चीजें जरूरी नहीं आप लिखें, आप सीधे चालू करेंगे इससे, ठीक है। बार बार वो वर्ड रिपीट करने की जरूरत रहती नहीं है। तो इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स की जगह आप सीधे सीधे लिख सकते हैं डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स सच एज लेंथ, एरिया, एक दो चीजें बता दी। फिर यूज, वाइड रेंज ऑफ फील्ड, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप बताइए कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, आर्ट, डिजाइन, ठीक है। मैंने ये बड़े अच्छे से पूरा इसलिए लिखा है जिससे पढ़ने वाले को समझ में आए, एक पूरा पैटर्न में रहे। तो बहुत शॉर्ट में लिख दूंगी तो समझ में नहीं आएगा किसी को, तो इसलिए ऐसा है। आप इसको भी और छोटा कर सकते हैं, और अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए और छोटा लिखने की। नेक्स्ट देखते हैं, रिमोट सेंसिंग। देखिए, रिमोट सेंसिंग भी पूछा हुआ है, जीपीएस भी पूछा हुआ है। अब रिमोट सेंसिंग जीपीएस आपका अलग से टॉपिक है, छोटा सा, और डिटेल में पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब वो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है। रिमोट सेंसिंग है क्या, ये क्या करते हैं, हम डेटा एक्वायर करते हैं विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और फिनोमिना विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन बतानी है रिमोट सेंसिंग की, हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशन बता दी। फिर इसके बाद बताइए कि ये इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है, क्या होता है, सेंसर्स होते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गया, सैटेलाइट हो गया, डेटा गैदर करने के लिए। तो सीधी बात है, अगर हम डेटा ले रहे हैं तो किससे लेंगे, सैटेलाइट से लेंगे, एयरक्राफ्ट से लेंगे, उसमें सेंसर्स लगे होंगे। तो ये सारी चीजें रिमोट सेंसिंग के बारे में हमने बता दी। सबसे पहले तो डेफिनेशन बता दिया। तो इसको और छोटा करने के लिए रिमोट सेंसिंग आप बिल्कुल हटा देंगे, is the acquisition of information about an object or phenomena, ठीक है, without making physical contact with it। फिर उसके बाद बता दिया कि इसमें सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट, सेंसर्स, ये ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यूज किस में कर रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन में जैसे हो गया, ठीक है। और अगर आपको लगता है तो आप भारत की जो रिमोट सेंसिंग वाली सैटेलाइट्स हैं उनका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड आपका नेक्स्ट हो गया क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ये आपको 10 शब्द में लिखना है। क्लाइमेट चेंज सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेफिनेशन बताएंगे। तो यहाँ पे ये जो है ना, क्लाइमेट चेंज रेफर टू, तो यहाँ तक नहीं, सीधे यहाँ से, ठीक है, इज अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन ग्लोबल वेदर पैटर्न्स एंड टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन बता दी, एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट है ग्लोबल वेदर टेम्परेचर और पैटर्न में, ठीक है। फिर दूसरा बता दिया कि होता किससे है, तो ये आपकी छोटी लाइन हो गई। दूसरा हो गया कॉज्ड बाय नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मतलब एंथ्रोपोजेनिक आपका ह्यूमन एक्टिविटीज हो गया, और आपका नेचुरल, दोनों एक्टिविटीज के कारण हो रहा है आपका क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फिर इसमें बर्निंग फॉसिल फ्यूल, अगर आपको एग्जांपल देना है तो आपने बता दिया लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल। फिर थर्ड आपने बता दिया कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। पहले डेफिनेशन, फिर होता कैसे है, फिर इसका इम्पैक्ट जैसा कि आपकी जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, और उसके साथ ही आपको क्या देखने मिल रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो आपने छोटा सा बता दिया डेफिनेशन, लॉन्ग टर्म शिफ्ट है ग्लोबल वेदर पैटर्न और टेम्परेचर में, बता दिया कारण, किस कारण से हो रहा है, तो ये हो रहा है एक तो ह्यूमन के कारण, तो एंथ्रोपोजेनिक हो गया, और नेचुरल हो गया। एग्जाम्पल देने हैं तो आप बर्निंग फॉसिल फ्यूल दे सकते हैं। फिर इम्पैक्ट बता दिया, इम्पैक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो आइस मेल्ट होगी, उसके बाद सी लेवल बढ़ेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, आपका एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लाइमेट चेंज।
आई होप आपको मेन जो कॉन्सेप्ट है कि डेफिनेशन लिखनी है, उसका एक अच्छे से क्या, क्यों, कैसे, तो वो लगा के एक उसमें लिखना है कि क्यों हो रहा है, फिर उसके बाद आपको एक यूज लिखना है या कारण बताना है। जैसे क्लाइमेट में आप क्या बताएंगे, इसका इम्पैक्ट बताएंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका फिजिक्स का क्वेश्चन, जैसे आपको पता है क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब आप इतना छोटा सा भी लिख सकते हैं, चाहे तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो है मेन डेफिनेशन क्या है कि whenever an object exert a force on another object, the second object exert a force back on the first object that is equal in magnitude and opposite in direction। मतलब वही है कि आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यही चीज आपने क्या लिख दी, डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दी। यहाँ पे चाहे तो आप, अगर आपके पास लाइन बचती है तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल छोटा सा कोई सा, जैसे आपका गन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, तो आपने बता दिया यहाँ पे गन फायरिंग, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर आपके पास जगह नहीं बचेगी वैसे भी, ठीक है, तो आपने बस थोड़ा सा बता दिया गन फायरिंग आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको मेडिकल सॉलिड वेस्ट नहीं बताना है, उसका मैनेजमेंट बताना है। तो मैनेजमेंट में क्या चीज़ें होंगी, उसका स्टोरेज होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, प्रॉपर डिस्पोजल होगा, तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे कि इसमें इन्वॉल्व क्या क्या है, प्रॉपर हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। अच्छा, ये लाइन आप जरूर रखिएगा कि हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि मेडिकल सॉलिड वेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल, यहाँ पे ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड, हेल्थ केयर फैसिलिटी में जितना भी आ रहा है वेस्ट उसकी बात कर रहे हैं। ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया, ठीक है, हजार्डस वेस्ट हो गया, जो आपका फार्मास्यूटिकल वेस्ट है वो भी इसी में इंक्लूड होता है। तो आप इसका चाहे एग्जाम्पल दें चाहे ना दें, और ये थर्ड मैंने इसलिए लिखा है कि आप इसके बाद चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स है 2016 में आए हैं इंडिया में, या इसके अलावा ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इनमें से आपको जो भी सही लगे, अगर आप इनको मैनेज करते हैं और छोटा करके लिखने की, कॉमा कॉमा करके लाइन यूज बचा के लिखने की, तो आप ये सारा चीज़ 3 लाइनों में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप जान पाएंगे कि आपको कितनी सारी चीज़ उस 3 लाइन में लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे तो बता दिया, तो मेन आपको डेफिनेशन देना है तो आपने डेफिनेशन बता दिया, उसके बाद आपने ये लिख दिया कि ये इंक्लूड क्या क्या होता है, या फिर ये बता दिया कि ये इंडिया में आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसका रूल आया है कोई कि नहीं आया है। ठीक है, जैसे सॉलिड वेस्ट का आया है तो उसके बारे में आप एक्ट बताएंगे, या कोई रूल आया है तो वो बताएंगे। तो थर्ड लाइन में आप ये भी या फिर कॉमा करके यहीं पे मैनेज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी डेटा। तो सबसे पहले देखते हैं सेकेंडरी डेटा है क्या। तो ये होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन इसकी कि मतलब सेकेंडरी डेटा है मतलब कलेक्ट कोई और कर रहा है किसी और काम के लिए, लेकिन फिर रिसर्चर जो है वो यूज कर रहे हैं इसको किसी और काम के लिए। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी डेटा, मतलब दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, कोई और कर रहा है कलेक्ट फॉर अ डिफरेंट पर्पस, लेकिन यूज कर रहे हैं इज यूज्ड बाय रिसर्चर फॉर देयर ओन एनालिसिस। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंडरी डेटा। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, अदर रिसोर्सेज हो गया जो ऑलरेडी बीन कंपाइल्ड एंड एनालाइज्ड। मतलब ये डेटा बहुत अच्छे से कंपाइल्ड है, एनालाइज है, क्योंकि हमें डिफरेंट पर्पस के लिए यूज ही करना था, लेकिन जो रिसर्चर हैं वो अपने काम के लिए इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको सेकेंडरी डेटा। ठीक है, आगे देखते हैं एमसी मेहता। एमसी मेहता कौन थे, ये इन्वायरमेंटल लॉयर थे और एक्टिविस्ट भी थे। तो आपको सबसे पहले तो बताना है कि थे कौन ये। तो एमसी मेहता इज अ वेल नोन इंडियन इन्वायरमेंटल लॉयर एक्टिविस्ट। ठीक है, ये बता दिया। फिर बता दिया कि इन्होंने केस कौन कौन से लड़े, तो बहुत फेमस ही केस लड़े हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और कंजर्वेशन के लिए। एग्जाम्पल आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया, उसके अलावा ताजमहल पोल्यूशन हो गया। तो आपने बता दिया है कौन किस चीज़ के लिए फेमस है। फिर उन्होंने, अगर जैसे फेमस है किसके लिए, इन्वायरमेंटल के लिए, तो उन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया है, तो उसका आप 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे।
ताजमहल पॉल्यूशन के लिए उन्होंने केस लड़ा, उसके अलावा भोपाल गैस ट्रेजेडी उसके लिए केस लड़ा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल MC मेहता का। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन होल। ओजोन होल क्या है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन बताएंगे। तो ओजोन होल इज अ थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। होल मतलब जो ऊपर लेयर है आपकी अर्थ एटमॉस्फेयर के में, वहां पे वो लेयर ओजोन की थिन हो रही है, स्पेशली कहाँ पे, पोलर रीजन पे, तो प्राइमरी ओवर द पोलर रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, ओजोन जो परत है वो हो रही है पतली, वही है आपका ओजोन होल, स्पेशली हो रहा है आपका पोलर रीजन पे। तो ये आपने बता दिया। फिर बताया कि ये हो क्यों रहा है, कॉज्ड बाय ह्यूमन प्रोड्यूस आपके जो केमिकल्स हैं, एग्जाम्पल हो गया CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपने बता दिया कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है लाइक CFC, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। फिर हमने थर्ड में क्या बताएंगे, हम थर्ड में बताएंगे इम्पैक्ट इसका क्या होता है, जैसे कि हमने क्लाइमेट चेंज में बताया था, डेफिनेशन बताई थी, फिर किस वजह से हो रहा है, फिर बताया था इम्पैक्ट क्या उसका पड़ रहा है। ऐसे ही ओजोन होल का डेफिनेशन बता दी, ठीक है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, उसके बाद बताया हो क्यों रहा है, तो CFC के कारण हो रहा है। फिर तीसरा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट है प्लांट एंड ह्यूमन टिश्यू जो है, स्किन कैंसर भी हो सकता है, ह्यूमन टिश्यू आपका जो है वो खराब होता है, प्लांट के टिश्यू खराब होते हैं, ठीक है। तो आपने बता दिया उसका इम्पैक्ट। ये आपके हो गए 15 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आते थे 2020 के पहले, अभी भी 15 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आते हैं, पहले 30 शब्दों के लिए आते थे, अब 10 शब्द लिखने के लिए आता है 10 वर्ड्स में। तो ये आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, पहले और अब में एक बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस आया है, एक तो वर्ड लिमिट का आया है, उसके साथ क्या आया है, अब क्वेश्चन कंपलसरी हो गया है, मतलब आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। पहले कम से कम ऑप्शन होते थे 15 जो आपके ये शुरू वाले हैं, इसमें ऑप्शन नहीं रहता था, बाद वाले में लेकिन हमेशा ऑप्शन रहता था। अब वो ऑप्शन खत्म कर दिया गया है, तो आपसे मतलब क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपको फिर छोड़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आज हमने 3 मार्कर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप 5 मार्कर और 11 मार्कर के आंसर्स भी देखोगे। ऐसे ही हम पूरा सीरीज लेकर आएंगे 2014 से लेके 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं, सारे पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स का सॉल्यूशन सारे सब्जेक्ट्स का। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।